तो इजराइल और ईरान के बीच युद्ध दिनों दिन भयंकर होता जा रहा है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला जारी है। इजराइल ने ईरान के अरक में न्यूक्लियर ठिकाने पर बड़ी स्ट्राइक कर दी है। वहीं ईरान ने तेल अवीव में इजरायली इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर अटैक किया। इसके अलावा तेल अवीव में इजरायली स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग पर भी ईरान ने मिसाइल से अटैक किया है। साथ ही इजराइल के बीरशेबा शहर में सबसे बड़े अस्पताल सोरोका हॉस्पिटल पर भी ईरान ने मिसाइलें बरसाई हैं। इन सबके बीच अमेरिका की भी अलग से तैयारी चल रही है। तो ईरान और इजराइल जंग में कल रात से अब तक क्या कुछ हुआ है, इसका पूरा अपडेट दे रहे हैं हॉर्मास फटाकिया। ज़मीनी हकीकत अच्छी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब अगर हम सोच रहे थे कि हालात सुधार के तरफ जा रहे हैं, ऐसा तो हुआ नहीं है, क्योंकि हालात जो है वो सिर्फ बिगड़े हैं। पहले सिर्फ परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा था, अब जाकर के सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है। तो बात जो है वो बद से बदतर हुई है ऑन ग्राउंड। और यही कुछ 10 बड़े अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। और ईरान ने पहले ही और आज भी ये चेतावनी जारी की है कि अगर यूएस ने इस मामले में हस्तक्षेप अगर किया तो उनके पास सभी विकल्प जो है वो ऑन द टेबल है, खुले हैं जवाब देने के लिए, और वो इसका जवाब ज़रूर देंगे। और कल ही शाम को ईरान के जो सर्वोच्च नेता है अली खामेनेई, उन्होंने कहा था कि ईरान एक ऐसा देश नहीं है जो आत्मसमर्पण करेगा, और यूएस को अगर वो हस्तक्षेप करे तो उससे उसकी कीमत चुकानी होगी। आज जाकर के जो है एएफपी के हवाले से ये खबर आई है कि जेरूसलम और तेल अवीव में जो एएफपी के रिपोर्टर्स हैं उन्होंने सबसे बड़े और तेज़ विस्फोट सुने हैं। जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई है तब जाकर के ये सबसे बड़े उन्होंने विस्फोट सुने हैं। वहाँ पर अगर जो हुआ है वो तेल अवीव के स्टॉक एक्सचेंज को निशाना बनाया गया है। ये अल जजीरा के हवाले से ये खबर आई है। और ईरानी मिसाइल्स ने इसराइल के एक अस्पताल को भी निशाना बनाया है सोरोका में। वहाँ जाकर के जो मरीज और स्टाफ जो था वो पहले से ही शेल्टर्स में थे, मगर इसके इंपैक्ट की वजह से उनको चोटें लगी है। ये इजराइल की तरफ से बयान आधिकारिक तौर पर आया है। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ये जवाब दिया है कि ईरान को जो नागरिकों पर ये हमला हुआ है उसे उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बेंजामिन नेतन्याहू ने ये कहा है। और साथ ही साथ ये भी इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से ये बयान आया है कि ईरान के जो अरक स्थित जो उनका हैवी वाटर रिएक्टर है उसे निशाना बनाया गया है। ये हैवी वाटर रिएक्टर उनके यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए एक बहुत क्रिटिकल जो है प्लांट है और परमाणु हथियार बनाने के लिए काफ़ी अहम है, जिसकी कारण यूएस, यूरोपियन यूनियन और सभी ने इसके ऊपर पहले से ही चिंता जताई है कि ये जो है ईरान को परमाणु हथियारों की तरफ ले जा सकता है ये रिएक्टर। अब आगे चल के अब तक जो इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी है वो है डोनाल्ड ट्रंप। अब तक उन्होंने अपने पत्ते खोले नहीं है। कल भी उन्होंने कहा था कि मैं हमला कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं। अब तक कोई उनकी तरफ से कोई आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया है। और आखिर में रूस ने भी अब यह चेतावनी दी है कि अगर यूएस ने जो है हस्तक्षेप किया, बात और बिगड़ी तो दुनिया जो है एक परमाणु आपदा से केवल मिलीमीटर्स दूर है। तो स्थिति किसी भी तरह से सुधरने के हालात तो नजर नहीं आ रहे। आज तो यूएस के बाजार बंद है, लेकिन अगर आज रात तक यह स्थिति और बिगड़ी तो इसका खामियाजा बाजार को भी भुगतना पड़ सकता है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस वीकेंड दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ईरान पर हमला बोल सकती है। ब्लूमबर्ग से लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल तक हर रिपोर्ट एक ही चेतावनी दे रही है कि तेहरान में तबाही का तूफान उठने वाला है। ईरान पर हमला अब केवल अटकल नहीं बल्कि एक संभावित हकीकत बन चुका है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई की तैयारी तेज कर दी है और ये वीकेंड निर्णायक हो सकता है। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में रणनीति बन चुकी है, बस एक आखिरी मंजूरी बाकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को 2 टूक कहा था, मैं हमला कर भी सकता हूं, नहीं भी, लेकिन अगला हफ्ता बहुत बड़ा होने वाला है। शायद हफ्ते से भी पहले ये वही ट्रंप हैं जिनके फैसले दुनिया की सीमाएं तय करते हैं और अब उनकी घड़ी ईरान की ओर टिक टिक कर रही है। इसी बीच वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी दावा किया है कि ट्रंप ने इस हफ्ते ईरान पर हमले की योजना को मंजूरी दी थी, लेकिन आखिरी पल में उन्होंने इसे रोक लिया, ये देखने के लिए क्या तेहरान उनकी शर्तें मानता है या नहीं। ये हलचल तब मची है जब ईरान के आसमान में पहले ही इजराइल की मिसाइलें कहर बरपा रही हैं। फिलहाल गेंद ट्रंप के पाले में है, यानी फैसला अब कागजों में नहीं
जमीनी हमले की दहलीज पर खड़ा है। ट्रंप ने कहा है ईरान को बिना शर्त झुकना होगा, वरना व्हाइट हाउस की दीवारों के भीतर साजिश और सर्जिकल स्ट्राइक की पटकथा साथ साथ लिखी जा रही है। इतना तय है, अगर अमेरिका का हमला हुआ तो इसके नतीजे भयानक से भी भयानक हो सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, ईरान और इजराइल जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस टकराव को लेकर गहरी चिंता जताई है। दोनों नेताओं ने इजराइल की कार्रवाई को संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताया है। जिनपिंग ने कहा कि युद्ध विराम एक तत्काल प्राथमिकता है। वहीं क्रेमलिन के वरिष्ठ सलाहकार उशाकोव के मुताबिक पुतिन और जिनपिंग ने साफ किया है कि संघर्ष का कोई सैन्य हल नहीं है और शांति ही एकमात्र रास्ता है। तो राष्ट्रपति ट्रंप अपनी हरकतों से लगातार चर्चा में है। ईरान पर एक्शन प्लान उन्होंने मंजूर कर लिया, साथ ही ये भी कह दिया कि कोई इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता कि आखिर वो क्या करने वाले हैं। तो सवाल ये है कि ट्रंप आखिर ऐसा क्यों करते हैं। आवाज अड्डा में इसी पर ही खास चर्चा करेंगे, जरूर देखिए 7:57 पर ट्रंप का टेंट्रम। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको एक अपडेट दे दे। ऑपरेशन सिंधु के तहत इजराइल ईरान जंग के बीच उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी के करीब 110 भारतीय छात्र सुरक्षित भारत लौट आए हैं। इनमें से करीब 90 छात्र कश्मीर के हैं। भारत पहुंचे छात्रों ने बताया कि ईरान में हालात हर दिन खराब होते जा रहे हैं। बहुत खुश हूँ, खुशी बयान नहीं कर सकता। अपने घर वालों को देखने के लिए खुशी जो है बहुत ज़्यादा है। वहाँ के हालात बहुत वर्स्ट हैं, वहाँ के लोगों के लिए भी। वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, सब लोग हैं, हमारी तरह ही लोग हैं, सब वो भी सफ़र कर रहे हैं। वॉर अच्छी चीज़ नहीं है। हालात जो है बिगड़ते जा रहे हैं। पहले तो स्टार्ट जो वेरी स्लो था, लेकिन अब जो है वो बहुत हालात ख़राब होते जा रहे हैं। मोस्टली जो तेहरान में है, जो कैपिटल है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है। इंडियन एम्बेसी ने हमारे लिए सब कुछ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रखा था, हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, बस हम थक गए हैं। वहाँ जब वॉर स्टार्ट हुआ तो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहाँ से इवैक्यूएट किया थ्रू आर्मीनिया। तो हम परसों निकले, 3 दिन हुए हमें वहाँ से निकलते हुए। तो हम आर्मीनिया से फिर यहाँ दिल्ली आए। ईरान इसराइल के टेंशन के बीच में हम लोग फंस चुके थे वहाँ पर उस वॉर में, और वहाँ पे बहुत हालत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर इवैक्यूएट किया है। और हमने उससे पहले हमने बाय रोड ट्रैवल किया है टू आर्मीनिया से हमें फिर दोहा लिया गया, कतर वाया इंडिगो, और फिर यहाँ पर हम लोग आए हैं। बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, एयर इंडिया के कुछ पूर्व कर्मचारियों ने कंपनी पर एक गंभीर आरोप लगाया है। 2 सीनियर क्रू मेंबर्स ने एयर इंडिया पर आरोप लगाया है कि जब उन्होंने 2024 में ड्रीम लाइनर के दरवाजे की दिक्कतों का मामला मैनेजमेंट के सामने उठाया तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। पूरा मामला समझते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन, बताएं पूरा मामला क्या है। जी, एयर इंडिया पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं उसके ही कुछ पूर्व सीनियर केबिन क्रू की तरफ से। एयर इंडिया के 2 फॉर्मर सीनियर केबिन क्रू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और आरोप लगाया है कि पिछले साल एक घटना में जब उन्होंने एयरक्राफ्ट में कुछ दिक्कतों का जिक्र किया, जब उसकी कंप्लेन की, तो बजाय उस पर एक्शन लेने के इन 2 कर्मचारियों को ही बर्खास्त कर दिया गया। इन कर्मचारियों का कहना है कि 14 मई 2024 को मुंबई लंदन की फ्लाइट नंबर AI-129 का यह मामला है, और जब वहां पे उन्हें ये एयरक्राफ्ट का मॉडल VT-ANQ था, ड्रीमलाइनर था, और जब उन्होंने इसके डोर L4 में तकनीकी खराबी का जिक्र किया, उसकी लिखित में कंप्लेन की, तो शुरुआत में तो पायलट ने उसे कंफर्म किया इस दिक्कत को, लेकिन बाद में इन कर्मचारियों पर अपने बयान को बदलने का दबाव बढ़ने लगा। मैनेजमेंट ने कहा कि आप अपना जो कंप्लेन है उसे वापस लें, और जब उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया तो इन दोनों कर्मचारियों को टर्मिनेट कर दिया गया। ये आरोप लगाया गया है। इस आरोप में यह भी कहा गया है कि डीजीसी और जो बाकी एजेंसीज हैं उन्हें भी इसकी जानकारी थी। उन्होंने इस पर अनौपचारिक रूप से बातचीत जरूर की, लेकिन कोई भी जांच इसमें नहीं किया गया। अब इन कर्मचारियों का कहना है कि जो हाल में अहमदाबाद में एयर इंडिया की प्लेन क्रैश की घटना हुई थी वो टाला जा सकता था अगर इस तरह की जो खामियां हैं उन्हें सीरियसली लिया जाता, और इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग किया है कि इसकी एक निष्पक्ष सीबीआई जांच की जाए। शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। निजी इंश्योरेंस कंपनियों पर IRDAI ने एक्शन लिया है। महंगे हेल्थ इंश्योरेंस और क्लेम रिजेक्शन मामले को लेकर IRDAI ने जांच शुरू कर दी है। पूरी जानकारी लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, बताएं क्या जानकारी है आपके पास।
बिल्कुल, देखिए जो हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ से ये शिकायत बहुत ज़्यादा मिल रही थी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा एक तरह से प्रीमियम में इंक्रीज़ किया है और साथ ही साथ जो क्लेम रिजेक्शन का रेशियो है वो भी काफ़ी कम हो गया है। लिहाजा वित्त मंत्रालय की तरफ से IRDA को निर्देश दिए गए थे कि इस पर एक्शन होना चाहिए, इस पे जांच होनी चाहिए। तो जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं कि IRDA ने जो देश के टॉप प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी है और जो भी रूल के मुताबिक जो भी अगर कोई कंपनी दोषी पाया जाता है तो उनके खिलाफ पेनल्टी भी लगाया जाएगा। तो ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। खास तौर से जो जिस तरह से हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों ने पूरे देश में एक तरह से कार्टेलाइजेशन के जरिए एक यूनिफॉर्म तरीके से प्रीमियम बढ़ाया और साथ ही साथ जो क्लेम रिजेक्शन रेशियो था वो भी 30% से ज्यादा बढ़ गया। क्योंकि अगर बात करें तो जो सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनका जो क्लेम एक्सेप्टेंस रेशियो है करीब 103% है, लेकिन वहीं अगर प्राइवेट कंपनियों की देखें तो 70% से नीचे है। लिहाजा सरकार इस बात को लेकर भी काफी नाराज हुई थी कि ये आखिर इस तरह से कैसे देश में चल रहा है, कैसे यूनिफॉर्म तरीके से प्रीमियम बढ़ाए जा रहे हैं, कैसे इतना ज्यादा क्लेम रिजेक्शन हो रहा है। शिकायतों का अंबार लगा हुआ था वित्त मंत्रालय में। लिहाजा अब IRDA की तरफ से एक्शन की शुरुआत हो गई है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कई सारे जो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनको भारी भरकम पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बात करते हैं शेयर बाजार की। निफ्टी वीकली एक्सपायरी पर बाजार दायरे में रहा। सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स 83 पॉइंट गिरा तो वहीं निफ्टी 19 पॉइंट फिसलकर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में बिकवाली रही। बैंकिंग शेयर्स में दबाव रहा तो वहीं रियलिटी मेटल IT शेयर्स में बिकवाली देखने को मिली। आज के बाजार में सबसे ज्यादा बढ़त ऑटो इंडेक्स पे रही। चलिए अब आपको बता दें कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। आंध्र प्रदेश के बाद अब कर्नाटक में भी रोज 10 घंटे काम का नियम बनने जा रहा है। इसमें कर्मचारियों और कंपनियों को क्या फायदा होगा, जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। तो सोना जमकर चमक रहा है। इस साल ये कमोडिटी सबसे शानदार परफॉर्मिंग एसेट क्लास बनकर उभरी है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धमाकेदार लाइव वेबिनार गोल्ड मास्टर क्लास। 2 जून को होने वाले इस वेबिनार में हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे सोने में ट्रेडिंग और निवेश के तमाम गुण, और वो भी रियल केस स्टडीज के साथ। और हाँ, आपके सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। चाहे बात हो कि कितना सोना रख सकते हैं, गिफ्टिंग पर टैक्स, पोर्टफोलियो में सोने का हिस्सा, या फिर पुराने और नए ज्वेलरी पर GST के नियम। सोने से जुड़े हर सवाल का जवाब आप इस वेबिनार में पाएंगे। तो देर ना करें, अपनी स्क्रीन पर दिख रहे लिंक पर फटाफट रजिस्टर करें और बने गोल्ड मास्टर क्लास का हिस्सा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात मॉनसून की। 19 जून यानी आज तक देश के आधे से ज्यादा हिस्सों में मॉनसून सक्रिय हो गया है। दिल्ली, मुंबई, पुणे में येलो अलर्ट के साथ तेज बारिश जारी है। गुजरात के नवसारी और वलसाड जिलों में कावेरी और अंबिका नदी उफान पर है। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य भी बारिश की चपेट में हैं। मॉनसून सामान्य से बेहतर रहने की उम्मीद से किसान और जनता ने राहत की सांस ली है, लेकिन जरूरत से ज्यादा बारिश कुछ क्षेत्रों में मुश्किलें भी पैदा कर रही हैं। मॉनसून ने बिहार और उत्तर प्रदेश में भी एंट्री ले ली है। कई जगह बारिश का कहर भी देखने को मिला है। वहीं कई राज्यों में भारी बारिश की उम्मीद जताई गई है। तो बारिश का कहां कैसा हाल है, इस पर मौसम विभाग के वैज्ञानिक RK जैनामनी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। आइए आपको दिखाते हैं। हमारे साथ मौसम विभाग के साइंटिस्ट RK जैनामनी। सर, मानसून इस बार काफी तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है, एडवांस कर रहा है। अभी क्या स्टेटस है और दिल्ली कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि पहुंच जाएगा? बिल्कुल, आज जो लेटेस्ट 19 जून है, अगर हम एडवांस का बात करें तो जो बिहार का एरिया है, पटना एंड पूरा एंटायर बिहार आज कवर हुआ है और पूर्व उत्तर प्रदेश का कुछ इलाका कवर हुआ है। और जो मध्य प्रदेश गुजरात का जो लाइन था वो फिक्स है, आज ज़्यादा गया नहीं। और फर्दर जो प्रेडिक्शन दिए हैं, मतलब 3 से 4 दिन तक जो है हमारा जो पश्चिम हिमालय का क्षेत्र है, जैसे हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, वहाँ आएगा। और उसका जो सटा हुआ पंजाब हरियाणा है ये भी आएगा साउथ वेस्ट मानसून। और फर्दर नीचे से जो राजस्थान का इलाका है और मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट है, पूर्व उत्तर प्रदेश का जैसे लखनऊ वगैरह, नेक्स्ट 3 से 4 दिन तक आ सकता है। और दिल्ली के लिए अभी ये तो थोड़ा पीछे है, तो दिल्ली के लिए अभी हम लोग प्रेडिक्ट नहीं किया, लेकिन प्री मानसून थंडरस्टॉर्म जैसे लाइट रेन ये होता रहेगा। और अगर मेनली अभी हमारा फोकस जो है ना एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल, क्योंकि 2 सिस्टम है। एक सिस्टम जो है वेलमार्क लो प्रेशर है, यानी जो कम दबाव का क्षेत्र है
वो अभी भी झारखंड का इलाका में है और पिछले 24 घंटे में काफ़ी बारिश हुआ है। झारखंड और गैंगेटिक क्षेत्र जो वेस्ट बंगाल का और उड़ीसा का बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है, मोर देन 180 मिलीमीटर टू 230 मिलीमीटर। ये तो हो गया पूर्व क्षेत्र में जो बारिश है भारत का। और पश्चिम क्षेत्र में भी काफ़ी आप देख सकते हैं, ये जैसे गुजरात है, साउथ राजस्थान, दक्षिण राजस्थान है, कोंकण गोवा है, मध्य महाराष्ट्र काफ़ी रेन हुआ है। मुंबई में जो है 180 मिलीमीटर हुआ था सुबह 8:30 तक। अमेरिका के टेक्सास से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां स्पेसएक्स के सुपर रॉकेट स्टारशिप में स्टैटिक फायर टेस्ट के दौरान जबरदस्त विस्फोट हो गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब रॉकेट को जमीन पर खड़ा रखकर इंजन का परीक्षण किया जा रहा था। अचानक इंजन चालू होते ही स्टारशिप में तेज धमाका हुआ और रॉकेट के निचले हिस्से में आग लग गई। देखते ही देखते रॉकेट जलकर राख हो गया। स्टारशिप वही रॉकेट है जिसे स्पेसएक्स चंद्रमा और मंगल मिशन के लिए तैयार कर रहा था। ऐसे में एक घटना एलन मस्क की महत्वाकांक्षी योजनाओं को तगड़ा झटका दे सकती है। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।